हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन सिंपल लैंग्वेज चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी के हिसाब से, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट में इसको जो वेटेज दी गई है वो है 5 नंबर की। पूरी हिस्ट्री एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ। पूरी हिस्ट्री के वेटेज ही 5 है और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की वेटेज ही 5 है। ठीक है, तो हम आज की जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 1857 से और जाएंगे कहाँ तक, 1857 से हम स्टार्ट करेंगे 1885 तक। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 1857 से पहले आप देखेंगे तो ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज तो इंडिया में थे, लेकिन 1857 और अंग्रेज थे तो इंडियंस मतलब इंडियन रूलर्स और अंग्रेजों की लड़ाइयाँ भी होती थी। बट ऐसा क्या है, सिर्फ 1857 की जो लड़ाई विद्रोह हुआ है उसको भारत की आज़ादी का पहली जंग, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं या फर्स्ट रिवोल्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो उसकी सिंपल सी वजह है। देखिए उस 1857 से पहले जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें जो लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और कोई भी रूलर जो भी इंडिया जिसको दिक्कत थी वो करता था। ठीक है ना, कोई राजा। लेकिन 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसमें जब एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ नो डाउट राजा तो थे अलग अलग स्टेट के, बट इनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के की फौज में जो की आर्मी में जो सिपाही, ठीक है ना, सिपाही होते थे वो भी इन राजाओं के साथ थे। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो देखिए ये 1857 में स्टार्ट हुआ रिवोल्ट और 1858 में खत्म हो गया। इतनी जल्दी क्यों हो गया इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि पहली बात तो इसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन इंडियंस, भाई जो आदमी सिपाही की नौकरी कर रहा हो किसी आर्मी में वो कॉमन इंडियन नहीं तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा राजा महाराजा होगा। तो पहली बार भारत की आम जनता, एक तरह से कहेंगे आम जनता, किसी विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हुई, इसलिए इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। अच्छा, लेकिन जब 1858 में ख़त्म तो हो गया, क्या ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ा वो भी हम चेक करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ों को हम देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिवोल्ट की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए वजह तो बहुत सारी थी, बट वहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट जो कहेंगे ना, जिस बात ने इस रिवोल्ट को ट्रिगर किया वो था जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसने एक नई तरह की राइफल इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी। इसका जो कार्टेज होता था ना, कार्टेज मतलब कास्तूर, वो इस तरह का था कि उसे दांतों से काटना था सिपाही को और फिर उसे बंदूक की नली में लोड करना था और फिर फायर करना था। तो एक खबर फैली कि इन कार्टेज में गाय और सुअर, काओ एंड पिग, इनकी चर्बी यूज करी गई है इन कार्टेज को पैकिंग में। तो देखिए काओ हिंदूज के लिए सैक्रेड है, पवित्र है, और पिग मुस्लिम्स के लिए हराम है। तो इसी वजह से जो इस सेना में हिंदू और मुस्लिम शामिल थे उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए और विद्रोह स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट जो लोकेशन है रिवोल्ट स्टार्ट होने की वो है बंगाल के बैरकपुर एक जगह थी
जगह है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे थी 34th नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री आप समझते हैं, इन्फेंट्री होती है जो पैदल चलने वाले सिपाहियों की टुकड़ी होती है ना, उसे कहते हैं इन्फेंट्री। तो यहाँ पे इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? मंगल पांडे, नाम सुना होगा आपने, क्योंकि ये अगुवाई कर रहे थे, सामने सबसे सामने ये थे मुख्य रूप से, तो इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकंड लोकेशन है वो आती है मेरठ। मेरठ में ये बात है 10 से 12 मई के बीच की, जब यहाँ पे थर्ड नेटिव कैवेलरी ने विद्रोह स्टार्ट किया और नारा दिया दिल्ली चलोगा। ठीक है, यहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह स्टार्ट किया और कहा, नारा दिया दिल्ली चलोगा। दिल्ली में थे बहादुर शाह सेकंड। उन्होंने कहा कि इन सिपाहियों ने दिल्ली जाके रिक्वेस्ट करी बहादुर शाह जफर से, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर इनका नाम था पूरा, कि आप हमारे रिवोल्ट को लीड कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो इंस्टेंट से कि इसमें लोकल इंडियंस शामिल थे इस रिवोल्ट में। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट लीडर इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे। तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया बहादुर शाह जफर, बट एक्चुअल में जो फील्ड पे इनके लिए लड़ाई कर रहे थे वो थे बख्त खान। ठीक है ना, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड काफ़ी ओल्ड थे उस वक्त, लड़ाई के लिए काफ़ी बुजुर्ग थे। ये मुगल रियासत के आखिरी बादशाह थे। अच्छा, कानपुर में नाना साहेब, नाना साहब। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक है, जिनको हिंदी समझ में आ रही ना, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो हिंदी में नोट्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में ही बनाना, नहीं, जिसको जो समझ में आ रहा है। मैं बोल ज़्यादातर हिंदी या इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ, लिखने के लिए इंग्लिश आसान पड़ती है इसलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। अच्छा, झांसी में आप जानते ही हैं रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, और आरा बिहार में एक कुंवर सिंह। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजों ने, देखिए ये तो थी कि टिगर पॉइंट ये था कि उन्होंने एक नए तरह का कास्तूर लाया था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने का शक बताया जा रहा था। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे वैसे उबाल उबल रहा था, खासतौर से जो इंडियन रूलर्स थे, जैसे नाना साहेब और लक्ष्मीबाई के केस में एक डॉक्ट्राइन थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी जिस भी राजा के अपनी खुद की संतान नहीं होगी वो किसी दूसरे बच्चे को गोद अडॉप्ट नहीं करेगा और उसका उस स्टेट को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेगी। तो आप नाना साहब भी दत्तक पुत्र थे किनके? बाजीराव, बाजीराव के दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड सन थे। और लक्ष्मीबाई के पास भी अपनी खुद की औलाद नहीं थी। तो इस तरह से धीरे धीरे एक प्रेशर सा क्रिएट हुआ और वो जो प्रेशर जो फटा ना, उसके लिए टिगर पॉइंट था अपना ये कास्तूर, इनफील्ड राइफल के कास्तूर। देखिए जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है।
लड़ाई के दौरान ये लड़ रही थी, एक अफसर का नाम था रूज रोज के खिलाफ। ठीक है, तो इसी रानी के डेथ के बाद ये रिवोल्ट ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, एक बुक है ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट, जो ये ऑफिशियल हिस्ट्री जो लिखी है ना 1857 रिवोल्ट के बारे में, ये लिखी है एस.एन. सेन ने। ठीक है, एक और दूसरी बुक भी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये है वी.डी. सावरकर। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें भी 2 क्वेश्चन थे जो वी.डी. सावरकर के आसपास थे, तो आप जरा गूगल पे सर्च करके इनके द्वारा लिखी हुई किताब वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो अब ये तो हमने देख लिया कि रिवोल्ट हुआ। ठीक है, रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट दबा भी दिया गया 1858 में। ठीक है, इंडियंस हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। लेकिन रिवोल्ट के बाद क्या हुआ उसको हम देखते हैं अब आगे। देखिए, बेशक ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, पर ब्रिटिश क्राउन मतलब जो इंग्लैंड में राज हो कर रही थी सरकार, उसने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने वो लाए 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। ठीक है, अब सीधा ब्रिटानिया सरकार इंडिया को गवर्न करेगी और इंडिया में इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाइसरॉय। ठीक है, पहले जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, उसे कहते थे गवर्नर जनरल। लेकिन 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होगी? वाइसरॉय। आज का जो प्रेसिडेंट हाउस है ना, वो कभी वाइसरॉय हाउस के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो और दूसरा है, जो ब्रिटिश क्राउन था उसका कहना था कि इंडियंस को और करीब से रूल करने के लिए हमें इंडियंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज में और ज़्यादा इंडियंस को इनरोल करना स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट जो सिविल सर्वेंट थे इंडिया से वो थे 1864 में एस.एन. टैगोर। इन्होंने पहली बार सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक किया था। ठीक है, तो देखिए जो मैं एक नाम लिख रहा हूँ, कैनिंग, इनका जो कार्यकाल रहा 1856 से 1862 तक ये रहे, तो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, क्योंकि 57 में तो विद्रोह हो गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में इन्होंने पोस्ट संभाली गवर्नर जनरल की, और जब ब्रिटिश क्राउन का राज स्टार्ट हुआ इंडिया में तो ये बन गए वाइसरॉय। ठीक है, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग, सेम पर्सन, एक ही इंसान है। ठीक है, इसका टेन्योर 56 से 62 तक रहा। इनके टाइम पीरियड में 3 यूनिवर्सिटीज खोली गई।
ठीक है, ये 3 यूनिवर्सिटी कहाँ का, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हुआ इंडिया में, और इंडियन पीनल कोड की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि अब गवर्नमेंट रूल कर रही तो इनकम टैक्स इस लगना भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, और 3 हाई कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हुए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए। ठीक है, तो ये सारा काम कब हुआ, 1857 से 62 के बीच में हुआ ये सारा काम। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन आता है, नेक्स्ट वाइसरॉय होते हैं, वो है लेटन। ये वाइसरॉय टाइम पीरियड के सबसे वर्स्ट, सबसे खराब, इंडियंस के लिए सबसे खराब काम इन्हीं वाइसरॉय ने किया है। पहला काम तो जब 1876-78 में डेक्कन में फेमाइन, भुखमरी वाली हालत चल रही थी ना, डेक्कन मतलब दक्षिण भारत में फेमाइन की कंडीशन थी, खाने पीने के लाले थे, तब इन्होंने 1877 में दिल्ली दरबार लगाया। दिल्ली दरबार में सिर्फ किस लिए, सिर्फ ये घोषणा करने के लिए कि अब से इंडिया की रानी विक्टोरिया होंगी। ठीक है, इंडिया की रानी, इंडिया की इम्प्रेस विक्टोरिया होंगी। इसे बोलते हैं रॉयल टाइटल एक्ट। सिर्फ ये रॉयल टाइटल एक्ट घोषित करने के लिए इन्होंने भुखमरी के टाइम में दिल्ली दरबार लगाया, फिजूल पैसा खर्च किया। ठीक है, इसलिए इनको बुरा बोला जाता है। दूसरा इनका बुरा काम था, 1878 में इन्होंने एक लॉ पास किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस प्रेस के एक्ट, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इन्होंने कोई भी इंडियन पेपर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सेडिटेशन का चार्ज लगेगा, सेडिटियस चार्ज लगेगा, मतलब देशद्रोह का चार्ज लगेगा उन पे। ठीक है, और इंडियंस की सिविल सर्विस में एंट्री भी इसी वाइसरॉय ने बैन कराई। ठीक है, तो सबसे बुरा जो वाइसरॉय आया है वाइसरॉय पीरियड में, उसे आप याद रखेंगे लेटन के नाम से। ठीक है, जो नेक्स्ट वाइसरॉय जो आते हैं वो है मिस्टर रिपन। ठीक है, इनका टाइम पीरियड रहता है आपका 1880 से 84 के बीच में। इनको अकबर ऑफ वाइसरॉय, अकबर ऑफ वाइसरॉय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड इंडियंस के लिए सबसे अच्छा रहा है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको आसानी हो। मान लीजिए कोई अच्छी बात करिए किसी इंडियन के लिए, तो आप और वाइसरॉय के ऑप्शन दे रखे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिपन ने किया होगा, लेटन ने तो नहीं किया होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली भी चीज़ याद ना हो ना, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मदद करती हैं। और एक चीज, एक टाइटल और देते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, पंचायती राज का फादर इन्हीं को कहते हैं। इन्होंने 1881 में फर्स्ट सेंसस, कंप्लीट सेंसस मतलब पूरी जनगणना कराई। उससे पहले भी कोशिश करी गई थी 1872 में, मायो ने कराई थी। मायो एक वाइसरॉय थे, लेकिन वो इनकम्प्लीट रह गई थी। ठीक है,
एक और चीज़ भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा वॉइस रॉय है जो गद्दी पे रहते हुए मतलब सर्विस के दौरान मारे गए। तो मायो जब वॉइस रॉय थे तो एक बार वो अंडमान निकोबार घूमने गए थे, वहाँ पे एक अफगानी प्रिजनर था, उसने उन्हें इसकी हत्या कर दी थी चाकू से मार के। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी पास किया, मतलब फैक्ट्रियों में बच्चों का चाइल्ड लेबर जो है वो प्रोहिबिट करी, बंद कराई। और जो बताया था ना वेनिकुलर प्रेस एक्ट जो बताया था, वो भी इन्होंने रिपेल किया, मतलब ख़त्म किया। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इनको अकबर ऑफ वायसराय क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में अकबर की इमेज भी एक सहनशील, सब लोगों को समान समझने वाले राजा के रूप में दी जाती है। उस तरह से इन्होंने भी इंडियंस और अंग्रेजों के बीच में समझौता कराने की या फिर इंसाफ करने की कोशिश करी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, देखिए इनके टाइम में एक बिल पास हुआ 1883 में, इल्बर्ट बिल। ठीक है, हम देखते हैं इल्बर्ट बिल होता क्या है, देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, हंटर रिपोर्ट जो प्राइमरी एजुकेशन की थी, हंटर रिपोर्ट, ठीक है, ये प्राइमरी एजुकेशन में जो लोकल बोर्ड्स होते थे इंडिया में, उनको किस तरह की एजुकेशन देनी है, इस मामले में जो रिपोर्ट आई वो भी इन्हीं के टाइम में आई थी, याद रखिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इल्बर्ट की, इल्बर्ट बिल की। देखिए ये बिल पास हुआ था 1883 में, जब वायसराय थे रिपन। तो इसमें क्या था, इसमें छूट दी गई थी कि अगर कोई इंडियन एज ए जज पोस्टेड है तो वो किसी यूरोपियन के केस को ही सुनवाई कर सकता है। मतलब कोई इंडियन जज है, उसकी कोर्ट में कोई केस आता है जिसमें आरोपी कोई ब्रिटिशर या कोई यूरोपियन है, तो वो जज, इंडियन जज केस की सुनवाई कर सकता है और सजा भी सुना सकता है। पर ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, तो मजबूरी में ये बिल वापस लेना पड़ा, रिपेल करना पड़ा, वापस करना पड़ा। अब यही जो चीज़ है ना, जैसे कि फर्स्ट रिवोल्ट जो हुआ था उसकी जो ट्रिगर पॉइंट था क्या था, और इनफील्ड राइफल के कास्तूर। तो हम कह सकते हैं कि इल्बर्ट बिल ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 में हुई, के लिए ट्रिगर पॉइंट का काम किया इल्बर्ट बिल ने। ठीक है ना, इल्बर्ट बिल का रिपेल होना, इससे सारी दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि अंग्रेज दिखाते तो हैं कि हम रूल, हमारे रूल में सब बराबर हैं, बट जब एक्चुअली में करना पड़ता है तो उनके लिए इंडियन इन्फीरियर ब्रीड लोग हैं। ठीक है, गोरे लोगों से नीचे हैं इंडियंस। तो इसी वजह से जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। देखिए हम 1857 से 1885 तक आ गए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई 1857 में, सिपॉय मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे उनके विद्रोह से स्टार्ट हुआ। और इसका 1850 में कांग्रेस का जो संगठन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि इंडियन समझ गए कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तो उनसे हमें कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे इंडियन पॉपुलेशन की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में बढ़ने लगी है। यहाँ पे ये चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई इशू हो इस वीडियो को समझने में, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम 1885 से मतलब कांग्रेस के संगठन से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।